नमस्कार दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? अपन सामान्य वित्तीय लेखानियम जूनियर अकाउंटेंट के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे थे और अपनी जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के अपन ने नियम संख्या 115 तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन नियम संख्या 116 से लेकर 120 तक पहले समझेंगे, फिर आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए फेयर स्लाइड, साफ शब्दों में लिखी हुई स्लाइड उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा अपन रफ रूप में एक एक बात को, पॉइंट को समझेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अगर आपको समझ में आ गए तो आपको दोस्तों याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, रटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर सामान्य वित्तीय लेखा नियम अगर समझ में नहीं आए तो याद कैसे करोगे? तो पहले समझ में आना आवश्यक है, उसके बाद आपको रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अपन नियम संख्या 116 से देखते हैं आज की क्लास में। जैसे ही अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम दोस्तों कंप्लीट होंगे, उसके बाद अपन आरएसआर की क्लासें प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आज अपन अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, नियम संख्या 116। अब पहले अपन एक एक करके नियम को समझेंगे। तो दोस्तों अपन नियम संख्या 116 को पहले समझेंगे, आराम से समझिएगा, नोट डाउन करने की जल्दी नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं समय उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। नियम संख्या 116 दोस्तों क्या कहता है समझिएगा एक एक पॉइंट को करके। तो सबसे पहले नियम संख्या 116 क्या कहता है दोस्तों? निजी पार्टियों को, यानी कि किसी सरकार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को, किसी संस्था को कोई भुगतान किया जाता है, तो दोस्तों निजी पार्टियों को भुगतान, और वो निजी पार्टियां कौन सी होंगी? तो दोस्तों निजी पार्टियों को भुगतान के संबंध में अपन के नियम संख्या 116 क्या कहता है, सबसे पहले इसके हेडिंग को समझिए। निजी पार्टियों को भुगतान का मतलब क्या है? निजी व्यक्ति कौन है? सरकार के अलावा अन्य कोई भी जो व्यक्ति होगा वो निजी पार्टी कहलाएगा। निजी पार्टी कोई भी संस्था हो सकती है, सरकारी संस्था को छोड़कर अन्य। दूसरा, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सोसाइटी। तो दोस्तों निजी पार्टियों से तात्पर्य क्या है वो अपन ने समझने का प्रयास किया। कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोसाइटी, सरकार के अलावा जो भी किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा वो सब निजी पार्टी कहलाएंगे। और जो निजी पार्टियों, कौन सी निजी पार्टी मानी जाएंगी? जो राजस्थान के बाहर के हैं, यानी कि दोस्तों राजस्थान के बाहर के किसी व्यक्ति को, अपन सीधे शब्दों में समझे, राजस्थान के बाहर के किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? सहायता दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान के किसी व्यक्ति या किसी संस्था को अनुदान दिया जाता है, राजस्थान के बाहर अनुदान दिया जाता है। या कोई सामान खरीदा था, राजस्थान से बाहर से कोई खरीद की गई है, अनुदान किया गया है, सहायता दी गई है, सब्सिडी दी गई है।
राजस्थान के बाहर कोई सब्सिडी का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया गया। राज्य के बाहर जो भुगतान किया जाए, आप सीधे शब्दों में समझना, किसी भी व्यक्ति संस्था को राजस्थान के बाहर भुगतान किया जाता है सहायता, अनुदान, खरीद, सब्सिडी आदि के रूप में, बाहर कोई भुगतान किया जाता है तो उसके संबंध में ये नियम क्या कहता है कि भुगतान कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों भुगतान कैसे किया जाएगा? भुगतान डीडी के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट बना के किया जाएगा दोस्तों। किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से किया जाएगा। और किसके द्वारा? डीडीओ के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझिएगा नियम संख्या 16। एक बार मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। निजी पार्टियों से तात्पर्य दोस्तों प्रत्येक उस व्यक्ति से जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, यानी कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी को भी राज्य के बाहर, राजस्थान के बाहर अगर भुगतान करती है, किसके संबंध में भुगतान करती है? कोई सहायता देती है राज्य से बाहर, कोई अनुदान देती है, कोई सब्सिडी देती है, कोई सामान खरीदा है उसका भुगतान करती है, तो ऐसे मामले में जो भुगतान किया जाएगा वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। किस रूप में किया जाएगा? भुगतान डीडी के रूप में किया जाएगा। दोस्तों आप सबने कभी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हो या किसी संस्था के लिए बहुत सारी जगह डीडी बनाई जाती है, डिमांड ड्राफ्ट बैंक में बनवाया जाता है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने डीडी बनवाई होगी। कई जगह पैसे जमा कराने पर डीडी मांगी जाती है कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पैसे जमा कराएं। तो किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से, डीडी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। और भुगतान कौन करेगा? डीडीओ द्वारा, आहरण वितरण अधिकारी भुगतान करेगा। इसके संबंध में तो अपन ने नियम संख्या 116 देखा। अब अपन इस नियम संख्या 116 में दोस्तों डीडी जब बनवाते हैं तो बैंक क्या लेता है? डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का बैंक क्या लेता है? शुल्क लेता है। तो जो शुल्क होगा वो दोस्तों कौन वहन करेगा? संबंधित व्यक्ति। शुल्क संबंधित व्यक्ति वहन करेगा। लेकिन यदि रिफंड का प्राप्त हो जाता है, यानी सहायता, अनुदान, सब्सिडी किसी विशेष कार्य के लिए राज्य सरकार ने दी थी और वो कार्य संबंधित व्यक्ति या संस्था उस कार्य को पूरा नहीं करता है, तो उसको पैसे क्या देने पड़ेंगे? रिफंड देने पड़ेंगे। दोस्तों सब्सिडी किसी कार्य के लिए अपने को प्राप्त हुई और अपन वो कार्य नहीं करेंगे तो सब्सिडी के पैसे क्या करने होंगे? रिफंड। तो रिफंड के समय जो डीडी बनाएगा, रिफंड के समय जो डीडी बनेगी, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, उसकी शुल्क जो बैंक लेगा, जो शुल्क बैंक लेगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों नियम संख्या 16 आपसे पूछ सकता है सीधे शब्दों में किससे संबंधित है? तो निजी पार्टियों को राज्य के बाहर भुगतान करने के संबंध में है। राज्य के बाहर भुगतान करने के संबंध में है। सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में आदि ये तरीके हैं, इनके द्वारा भुगतान किया जा सकता है। इनके लिए भुगतान किया जाएगा। राज्य के बाहर अगर भुगतान किया गया तो जो राज्य के बाहर जो भुगतान किया जाता है वो किस रूप में किया जाएगा? तो दोस्तों वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, डीडी के रूप में भुगतान किया जाएगा। बैंक के माध्यम से बनाई जाती है डीडी, आपको पता होगा डिमांड ड्राफ्ट बैंक में बनता है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए शुल्क लेता है, तो संबंधित व्यक्ति, जो व्यक्ति भुगतान प्राप्त करेगा वही उस शुल्क को भुगतेगा, मतलब कि वही उस शुल्क देने के लिए पात्र होगा। उससे वसूल किए जाएंगे शुल्क के पैसे। अगर रिफंड यानी कि अगर संबंधित व्यक्ति को जिस कार्य के लिए सहायता और अनुदान दिया गया है और संबंधित व्यक्ति वो कार्य और सहायता, अनुदान जिस कार्य के लिए दिया गया नहीं करता है, तो वो पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। और रिफंड के मामले में राज्य सरकार जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में शुल्क लगती है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों नियम संख्या 116 आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको फेयर स्लाइड उपलब्ध करा रहा हूँ, उस फेयर स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक एक पॉइंट को समझना, पढ़ना पहले,
उसके बाद अपनी क्लास देखोगे तो आराम से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर ये नियम समझ में नहीं आया, एक बार वापस समझाओ, तो मैं दोबारा से वो नियम समझाने का प्रयास करूँगा। अब दोस्तों अपन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, नियम संख्या 16 का पेज नंबर 1 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये पेज नंबर 2। अब अपन पढ़ेंगे नियम संख्या 17। नियम संख्या दोस्तों 117 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है भुगतान के लिए वाउचर। भुगतान के लिए वाउचर, तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ समझेंगे कि वाउचर शब्द कहाँ से आया। तो सबसे पहले दोस्तों अपन ने बिल शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है। तो दोस्तों बिल कौन बना के देता है? डीडीओ देता है। और वाउचर क्या होता है? एक तरह से प्रूफ का कार्य करता है कि हाँ ये भुगतान किया गया है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी भी संस्था, किसी भी फर्म या राज्य सरकार के द्वारा जो जो पैसा जाता है, तो उसका लेखांकन भी किसी प्रूफ के आधार पे किया जाता है कि ये प्रूफ है कि संबंधित व्यक्ति को पैसे दिए, या कोई पैसा राज्य सरकार को प्राप्त होता है तो उसका भी प्रूफ होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से अपन जब दुकान से कुछ लेके आते हैं तो वो नोट करता है डायरी में और फिर बताता है कि ये प्रूफ रहा इतने तारीख को आपका ये बच्चा इतना सामान ले गया। तो इस हिसाब से दोस्तों वाउचर क्या काम करता है कि एक तरह से प्रूफ होता है, भुगतान करने का, पेमेंट करने का प्रूफ होता है। तो प्रूफ किसी भी रूप में हो सकता है बिल पास होने के बाद चेक की कॉपी के रूप में भी प्रूफ हो सकता है, रसीद के रूप में भी हो सकता है। भुगतान किया है तो भुगतान के संबंध में जब रसीद प्राप्त कर लेगी अगली पार्टी और भुगतान की रसीद जारी की गई है तो वो भी प्रूफ के रूप में होगा। तो दोस्तों वाउचर क्या होता है? वो एक तरह से प्रूफ होता है, लेखांकन प्रूफ के आधार पर किया जाता है, हमेशा सबूत के आधार पर किया जाता है कि हाँ ये भुगतान हुआ है, हाँ ये चीज़ खरीदी गई है, या यहाँ से पेमेंट प्राप्त हुआ है, तो उसका एक प्रूफ होता है। तो वाउचर ये चीज़ होती है, मैंने वाउचर आपको समझाया। तो दोस्तों जब क्या होगा, किसी बिल का या चेक का, किसी बिल या चेक का क्या कर दिया जाए, चेक का क्या कर दिया जाए, भुगतान कर दिया जाए, तो दोस्तों वो क्या बन जाता है? वाउचर बन जाता है, प्रूफ बन जाता है। भुगतान की क्या रसीद मिलती है, और वो रसीद क्या बन जाती है? वाउचर बन जाती है। तो दोस्तों बस यही, ये नियम संख्या 17 क्या कहता है कि भुगतान के लिए वाउचर क्या माना जाएगा, वाउचर किसको माना जाएगा। तो दोस्तों लेखांकन करने के लिए भुगतान के लिए वाउचर किसको माना जाएगा? भुगतान के लिए वाउचर किसी बिल को, चेक का भुगतान अगर क्या कर दिया गया है तो उसके लिए रसीद जो जारी की जाती है, उस रसीद को ये दोस्तों रसीद कब की जो जारी की जाती है? जब पेमेंट कर दिया गया है या पेमेंट प्राप्त कर लिया गया है। तो भुगतान जैसे ही प्राप्त हुआ अपने गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट रसीद जारी करेगी, और अगली पार्टी को अपन ने भुगतान किया है तो भुगतान प्राप्त करने की अगली पार्टी अपने को क्या देगी? रसीद देगी। तो वो रसीद के रूप में क्या कहलाता है? वाउचर हो जाएगा। तो वाउचर अगर शून्य बिल है दोस्तों, 0 रुपये का बिल के भुगतान के संबंध में रसीद जारी करना आवश्यक नहीं है। दोस्तों अगर 0 रुपये है, मान लो भुगतान कर रहे हैं अपन कोई पैसे का, किसी पैसे का अपन भुगतान कर रहे हैं और 0 रुपये का भुगतान करना है, तो दोस्तों उसके संबंध क्या रसीद जारी करेंगे? जब 0 रुपये का भुगतान करना है तो कोई रसीद जारी नहीं करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ है अपने इस नियम के अंतर्गत। और तीसरा पॉइंट इस नियम में क्या कहता है? यदि दोस्तों एक व्यक्ति को अलग अलग बिलों, अलग अलग बिलों का भुगतान अगर किसी व्यक्ति को, मान लो राज्य सरकार से कोई व्यक्ति पैसे मांगता है, उसके 2 बिल आए हुए हैं, भुगतान करने के संबंध में 2 बिल आए हुए हैं, मान लो
किसी व्यक्ति ने, किसी फर्म ने राज्य सरकार के 2 कार्य कंप्लीट कर रखे हैं, तो उसको राज्य सरकार जो भुगतान करेगी, तो उसके 2 बिल आए हुए हैं, तो दोनों बिलों का भुगतान करते समय एक रसीद एक रसीद जारी की जा सकती है। एक ही समय पे अगर 2 बिलों का भुगतान किया जा रहा है, तो एक ही रसीद दी जा सकती है टोटल राशि से। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है। तो दोस्तों, नियम संख्या 117 आपको समझ में आ गया होगा। भुगतान के लिए वाउचर, जब कोई भी राज्य सरकार की ओर से कोई भी पेमेंट किया जाता है, तो दोस्तों रसीद प्राप्त की जाती है, और वो रसीद क्या कहलाता है? वाउचर होता है, प्रूफ होता है कि हाँ, ये रसीद रही आपकी, आपको हमने पेमेंट कर दिया। बैंक में जब अपन पैसे जमा कराने जाते हैं, तो दोस्तों अपने को एक पर्ची स्लिप, वो अपन जो स्लिप भर के देते हैं, तो वो एक स्लिप अपने पास रख लेते हैं, दूसरी स्लिप अपने को देते हैं, उस पर मोहर लगा के देते हैं, हाँ इतने रुपए प्राप्त किए। तो वो अपने लिए क्या हो गया? वाउचर हो गया, एक प्रूफ हो गया, एक सबूत हो गया। रसीद क्या हो गया? सबूत हो गया कि हाँ, हमने ये देखो, तो आपकी रसीद, यहाँ की रसीद मोहर लगी हुई, पैसे जमा कराए हैं। तो ये वाउचर प्रूफ हो जाता है। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा क्या है? अगर 0 रुपये, 0 रुपये जमा कराने के लिए कोई बोलेगा, तो अपन पैसे जमा थोड़ी कराएंगे। कोई रुपए जमा नहीं कराने, तो रसीद भी जारी नहीं की जाएगी अगर 0 रुपये का बिल है। एडजस्टमेंट में यदि एक व्यक्ति को अलग अलग बिलों का भुगतान एक समय पर, एक ही व्यक्ति ने राज्य सरकार के 2 कार्य कर रखे हैं, मान लीजिए एक ही व्यक्ति ने राज्य सरकार के 2 कार्य कर रखे हैं, तो बिलों पर भुगतान करते समय एक ही रसीद में दोनों की राशि जोड़ के लिख के एक ही रसीद जारी कर देंगे भुगतान की। दोस्तों, पेमेंट की एक ही रसीद प्राप्त की जा सकती है या जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, नियम संख्या 117 समझ में आ गया होगा। अब आप नियम संख्या 117 का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये फेयर रूप में आपके पास लिखी हुई स्लाइड है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 16 के साथ में। और ये आगे के पॉइंट, 2 पॉइंट और हैं जो आप रह गए थे। अब अपन इससे अगला नियम संख्या 18 देखेंगे दोस्तों। नियम संख्या 18 क्या कहता है दोस्तों? दोस्तों, नियम संख्या 18 क्या है? भुगतान आदेश। तो भुगतान आदेश क्या है दोस्तों? प्रत्येक वाउचर पर डीडीओ क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। डीडीओ द्वारा हस्ताक्षरित। दोस्तों, भुगतान आदेश, तो भुगतान के आदेश करने का भी अपने पास प्रूफ होना आवश्यक है। पेमेंट का कि ऑर्डर किसने दिया, तो ये पता लगे कि डीडीओ के भी उस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो वाउचर जो है, उस पर डीडीओ के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जिसको अपन प्रूफ मान रहे हैं भुगतान का, तो उस पर डीडीओ उसको भी प्रमाणित करेगा। ताकि भुगतान करने का आदेश दिया गया था, तो प्रमाणित करेगा, तो हस्ताक्षरित भुगतान आदेश होगा वाउचर पर। प्रत्येक वाउचर पर राशि कैसे लिखी जाएगी? प्रत्येक वाउचर पर राशि शब्दों और अंकों दोनों में, शब्दों और अंकों में दोनों में दोस्तों, अपन बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं, तो भी राशि शब्दों और अंकों में दोनों में लिखनी होती है। तो वाउचर पर भी राशि शब्दों और अंकों में लिखी जाएगी। डीडीओ द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान आदेश होगा प्रत्येक वाउचर में। यानी कि भुगतान डीडीओ द्वारा भुगतान करने का जो आदेश दिया जाता है ना, वो भी वाउचर कहलाएगा। सीधे से शब्दों में बात यही है, वो भी एक तरह से प्रूफ होगा। तो प्रत्येक वाउचर पर क्या हस्ताक्षरित और आदेश होना चाहिए भुगतान का, तभी भुगतान होना चाहिए। सीधी सी बात है। भुगतान आदेश के संबंध में नियम संख्या 118 अपन ने देखा। अब आप नियम संख्या 118 का स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखेंगे दोस्तों नियम संख्या 119। दोस्तों, भुगतान
जो वाउचर का भुगतान किया जा चुका है उस पे क्या किया जाएगा दोस्तों, उस पे लाल स्याही से लिखा जाएगा। भुगतान किया, लाल स्याही से भुगतान किया लिखा जाएगा। जिस भुगतान कर दिया गया है दोस्तों, जिस बिल का भुगतान कर दिया गया है तो उसके वाउचर पे क्या किया जाएगा, लाल स्याही से भुगतान किया लिखा जाएगा। या उस पे क्या करी जाएगी, छाप लगाई जाएगी। छाप यानी भुगतान होने की छाप लगाई जाएगी उस पे। जैसे बैंक में अपन जाते तो वो एक स्टैम्प टाइप में मोहर लगाता है कि इतने तारीख को कैश प्राप्ति किए, तो इस प्रकार से छाप लगाई जाएगी या फिर लाल स्याही से उस पे लिखा जाएगा भुगतान के संबंध में। तो अपना ये नियम संख्या 119 यही कहता है सिर्फ कि प्रत्येक भुगतान किए गए पर क्या किया जाएगा, वाउचर पे क्या किया जाएगा, ल्याई स्याही से लिखा जाएगा उस पे। और उस पे ताकि दोबारा से भुगतान ना हो। ठीक है दोस्तों, दोबारा से भुगतान ना हो इसलिए उस पर लाल स्याही से लिखा जाता है। और नियम संख्या 120 क्या कहता है, आज की क्लास का अंतिम नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, सभी वाउचर सुरक्षित कब तक रखे जाएंगे। दोस्तों प्रूफ होता है, वाउचर एक तरह से भुगतान का प्रूफ होता है, तो तभी वाउचरों की सुरक्षा कब तक की जाएगी दोस्तों, जब तक कि ऑडिट नहीं हो, जब तक उनका अंकेक्षण नहीं हो ले तब तक, या फिर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तक। दोस्तों या फिर क्या किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तक सभी वाउचरों की को सुरक्षित रखा जाएगा। ये कौन से मामले में है, जिसकी दोस्तों कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जिनकी सूचना मालिक हकार को देना आवश्यक होता है, जिनकी डिटेल मालिक हकार को भेजना आवश्यक है। उनको छोड़कर बाकी सभी भुगतानों के संबंध में है, बाकी सभी भुगतानों को ऑडिट जब तक नहीं होती भुगतानों के वाउचरों को तब तक सुरक्षित रखा जाएगा या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तक सुरक्षित रखा जाएगा। एक नोट लिख लेंगे इसमें। महालेखाकार को महालेखाकार को भेजने योग्य भुगतानों को छोड़कर, तो दोस्तों जो जिनकी सूचना महालेखाकार को भेजा जाना आवश्यक है उन भुगतानों को छोड़कर बाकी सबकी को कब तक रखा जाएगा, भुगतानों के वाउचरों को सुरक्षित है जब तक उनकी ऑडिट नहीं हो जाए या सक्षम अधिकारी द्वारा उसको स्वीकृत नहीं कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक नोट डाल देता हूँ मैं, फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों ये क्या कहा गया है इसमें, महा जिनकी सूचना मालेखाकार के पास भेजा जाना आवश्यक है, तो दोस्तों उनको वो ऑडिट होते ही उन वाउचरों को ऐसा नहीं है कि उन ऑडिट के बाद भी उन वाउचरों को सुरक्षित रखा जाएगा जिनकी सूचना मालेखाकार के पास भेजा जाना आवश्यक है। भुगतानों की सूचना मालेखाकार के पास भेजना, रिपोर्ट या सूचना भेजा जाना आवश्यक हो। तो 1 मिनट अपन रिपोर्ट या सूचना भेजा जाना आवश्यक हो, उनको छोड़कर बाकी को लेखा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलते ही उन वाउचरों को
सुरक्षित रखेंगे लेखा परीक्षा तक, जब तक ऑडिट नहीं होगी उसके बाद उनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जिनको महालेखाकार के पास भेजा जाना, जिनकी सूचना आवश्यक है, उनको तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक महालेखाकार के पास उनकी सूचनाएं नहीं भेजी जाएं। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने नियम संख्या से 116 देखा, 117, 118, 119 और 120। आज की क्लास में अपन ने 5 नियम देखे दोस्तों। 4 नियम अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम के 124 तक नियम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपने जो नियम हैं, अगले 2 अध्याय के नियम और बचे हुए हैं, थोड़ा ही मैटर बचा हुआ है, तो उसके बाद में अपन उस मैटर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों क्लास एक कैसी लगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों अपनी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। दोस्तों मैं अब की बार बता रहा हूँ आपको कि कंपटीशन पिछली बार से कम रहने वाला है, क्योंकि सीईटी में बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाई नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आप अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। सामान्य वित्तीय लेखा नियम एक बार समझ लें, फिर इनको एक एक को नियम को, किस नियम में किस बात का वर्णन किया गया है, इस आधार से इनको आप याद कर लें एक एक को। तो दोस्तों धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।